चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे कि प्लाज्मा के अंदर जो ब्लड की संरचना हम लोग देख रहे थे, उस ब्लड में 55% जो प्लाज्मा होता था, 55% लगभग 55 से 60% जो प्लाज्मा के अंश होते थे हमारे ब्लड में, उस ब्लड में हमने कार्बनिक पदार्थों को देख लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं कि प्लाज्मा में कुछ अकार्बनिक लवण भी होते हैं, उनमें से कौन कौन से मुख्य लवण होते हैं। आप इसकी सहायता से अपना नोट्स भी बना सकते हो। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर कुछ आयंस मौजूद होते हैं जो विद्युत अपघट्य के रूप में पाए जाते हैं इसी प्लाज्मा के भीतर। इसमें हम लोग सोडियम को देखते हैं, कैल्शियम को देखते हैं, मैग्नीशियम को भी देखते हैं, आयरन, कोबाल्ट, जिंक, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट इत्यादि इसके अंदर मुख्य अकार्बनिक लवण होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यह करता क्या है, यानी इस ब्लड के भीतर प्लाज्मा के अंदर ये अकार्बनिक लवण उपलब्ध है तो कर क्या रहा है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे नीचे जैसा कि देख सकते हैं कि रुधिर का पीएच, यानी यह प्लाज्मा के अंदर हमारे ब्लड के प्लाज्मा के अंदर मौजूद है, तो यह उस रुधिर के पीएच को मेंटेन करता है। पीएच को मेंटेन करता है का क्या मतलब है, तो हम लोग समझे हैं कि पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जो कि अम्लता किसी भी पदार्थ के लिए अम्लता और क्षारकता का एक मानक इंस्ट्रूमेंट्स, एक हम लोग स्केल तय जो किए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग इससे हमें यह ज्ञान होता है कि कौन सा पदार्थ एसिडिक नेचर में है और कौन सा पदार्थ बेसिक नेचर में है। ठीक है, क्योंकि हमें यह भी पता है कि हमारा जो ब्लड है उसका पीएच 7.4 है। तो यदि किसी भी तरह से यदि यह 7.4 से कम हो जाए और उसकी अम्लता बढ़ जाए, यानी हमारे रुधिर में, तो हमने बता रखा है कि जब ऐसा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड सहित, वो तो अलग है, ऑक्सीजन जो हमारे पूरे बॉडी में हीमोग्लोबिन के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें वह धीरे धीरे, यानी कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है हमारे समस्त टिश्यूज के अंदर, उसकी सप्लाई धीरे धीरे हो जाएगी, माने रुक रुक के होगी, जिससे हमें हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। इसलिए यह हमारे प्लाज्मा के अंदर पीएच को मेंटेन तो करता ही है, साथ ही साथ परासरण दाब को भी बनाए रखने का महत्वपूर्ण जिम्मेवारी इस अकार्बनिक लवण के पास है। अब यहाँ पे यह हमें समझना है कि यह परासरण दाब का मतलब क्या है और यह कैसे बनाए रखता है। तो चूंकि हम लोग यही समझेंगे कि जो हमारा रुधिर है वह एक आइसोटोनिक वातावरण उस जगह पे बनाए रखता है। अब यहाँ आइसोटोनिक वातावरण का मतलब होता है वह न तो कोशिका के अंदर या न ही कोशिका के बाहर, यानी कि वह कोशिका के अंदर, यानी कि जिस सेल्स में है वहां का कंसंट्रेशन, यानी कि सांद्रता, बाहरी माध्यम के सांद्रता, दोनों से क्या होती है, दोनों की सांद्रताएं बराबर होती है। ठीक है, बराबर होने के कारण ही वह न तो सिकुड़ती है और ना ही फैलती है, यानी कि यह बाहरी वातावरण और भीतरी वातावरण दोनों को एक समान बनाए रखने का काम यह परासरण दाब करता है, ताकि हमारा रक्त कोशिकाएं फैले और ना ही वो सिकुड़े। ठीक है, इस तरह से हमारा ब्लड हमारी रुधिर वाहिनियों में आसानी से बहता रहता है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग प्लाज्मा के अंदर ये अकार्बनिक लवण को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके अंदर संगठित पदार्थ को। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि हमने एक सैंपल, किसी भी बीमार व्यक्ति कह लो या किसी भी व्यक्ति का ब्लड का सैंपल हमने लिया था और इसको बना करके हमने आपको दिखाया था। आज हम लोग देखने वाले हैं कि वैसे ही एक किसी सैंपल को हमने लिया है जो पूरी तरह से अपकेंद्रित रुधिर का सैंपल है। अब ये अपकेंद्रित का मतलब सेंट्रीफ्यूज्ड ब्लड सैंपल, इसको हम लोग कहेंगे सेंट्रीफ्यूज्ड ब्लड सैंपल। अब इसका मतलब यह होता है यह किसी भी व्यक्ति का वह सैंपल है जो एक सेंट्रीफ्यूज्ड, एक प्रकार का डिवाइस होता है, यंत्र होता है जो प्रायः पैथोलॉजिस्ट अपने यहाँ प्रयोग करते हैं। उस सेंट्रीफ्यूज्ड डिवाइस के अंदर इसी ब्लड सैंपल को, जिस भी किसी व्यक्ति के ब्लड सैंपल को हम लिए रहते हैं, उसके अंदर डाल करके उसमें तेजी से उस ब्लड को उसमें घुमाया जाता है। अब तेजी से घूमने के बाद उसके अंदर जो भी सारी चीजें उपलब्ध रहती हैं वो हमें आसानी से दिख जाती है। तो हमने ले रखा है अपकेंद्रित रुधिर सैंपल। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं, इसमें हमने आपको दिखाया था कि इसके अंदर क्या है, तो 55% हम लोग प्लाज्मा को देखे थे, 55% प्लाज्मा को, यानी हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं एक और फिगर के माध्यम से। जैसे मान लेते हैं कि यह हमारा ब्लड है और इस ब्लड में हमारा पूरा का पूरा यहाँ तक का भाग, यानी कि 55%, यानी कि बहुत अधिक भाग हमारा कौन ले रहा है, तो प्लाज्मा का ले रहा है, प्लाज्मा ले रहा है। तो ये पूरा का पूरा हमारा ये प्लाज्मा का पार्ट है, जिसमें हम लोगों ने सीख रखा है। इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स के रूप में एल्बुमिन,
ग्लोब्यूलिन, है ना, फिर फाइब्रिनोजन वगैरह इसमें तत्व पाए जाते हैं, और कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व भी इसके अंदर मौजूद था, जिसके बारे में हम लोगों ने सीखा है। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इसके अंदर बाकी जो 45% बच रहा है, इस 45% में जो संगठित पदार्थ होता है, ये संगठित पदार्थ जो इसके नीचे हमने यहाँ दिखा रखा है, और इसी संगठित पदार्थ को हम लोगों ने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, तो आरबीसी। आरबीसी यानी कि ब्लड कॉर्पसेल्स, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, या इसे हम कह सकते हैं ब्लड कॉर्पसेल्स, ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है। इसी संगठित पदार्थ को हम लोग क्या लेंगे, ब्लड कॉर्पसेल्स, यानी कि यह पूरे रुधिर का वह भाग है 45% जिसके अंदर क्या पाया जाता है, तो जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं, पिछले लेक्चर में भी हमने आपको बना के दिखाया था किसमें क्या क्या चीजें दिखती हैं। तो ये संगठित पदार्थ के रूप में हम लोग इसको ऐसे, ये संगठित पदार्थ हमने ये दिखाया, ठीक है, ब्लड कॉर्पसेल्स। अब इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स पाया जाता है इस 45% में, तो चलिए देखते हैं कि इस 45% में ये क्या क्या दिख रहा है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जो ये 45% सेलुलर एलिमेंट्स है, यानी कि इसके अंदर जो सेल्स पाई जा रही हैं, उसमें कौन कौन सी सेल्स दिखती हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें, इस सेल्यूलर एलिमेंट्स में हम लोग कोशिका के रूप में क्या देख रहे हैं, उस कोशिका में संख्या उसकी कितनी हो रही है और कार्य कितना हो रहा है, कार्य उसका क्या होता है। तो यहाँ पे इस सेंट्रीफ्यूज्ड ब्लड सैंपल के अंदर 45% में जो सेल्यूलर एलिमेंट्स यहाँ पे उपस्थित हैं, उनमें ये पहला एलिमेंट्स होता है आरबीसी। पहला एलिमेंट्स क्या होता है, आरबीसी होती है। अब ये आरबीसी को हमने बता रखा है, इसे हम लोग कहते हैं रेड ब्लड और सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, या इस सेल्स को हम लोग कहते हैं कॉर्पसेल्स, ये भी हम लोग कह देंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में, लाल रुधिर कणिकाएं कहेंगे, ठीक है। फिर दूसरा जो इसके अंदर कोशिका होती है इस सेल्यूलर एलिमेंट्स के अंदर, यानी कि इसके भीतर, वह होती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, या सेल्स हम लोग कह लेंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं, या इसे श्वेताणु भी हम लोग कहेंगे। और तीसरी जो सेल्स पाई जाती है, उस तीसरी सेल्स को हम लोग कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स क्या बोलते हैं, बीपी, यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हैं, जो इस 45% भाग में यह पाया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो आरबीसी होती है, यहाँ पे हम इसको बना रहे हैं आरबीसी, ये हमारी 45% भाग में जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, यह बिना केंद्रक वाली एक संरचना होती है, कुछ ऐसे दिखेगी। स्तनधारियों के अंदर यह आरबीसी बाइकॉनकेव रूप में दिखेगी, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं। तो यह आरबीसी की संख्या यहाँ इस 45 वाले भाग में तकरीबन एक सामान्य व्यक्ति के अंदर 5 से 6 मिलियन के रूप में होती है, इसकी संख्या, आरबीसी की संख्या। अब यहाँ पे 5 से 6 मिलियन में आप यह जान लो कि चूंकि 1 मिलियन में तकरीबन 10 लाख होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 10 लाख की संख्या होती है, तो 5 से 6 मिलियन में तकरीबन 50 से 60 लाख इस आरबीसी की संख्या हमारे इस संगठित पदार्थ में होती है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे दूसरी बात यह है कि यह करता क्या है, इसको भी देख लेते हैं कि यह आरबीसी इस 45% वाले भाग में, यानी कि ब्लड सैंपल में जो हम लोग देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि परिवहन करता है। अब ये परिवहन का मतलब ढोने का काम करता है, यानी कि हमारे बॉडी में, ठीक है। अब जो दूसरे सेल्स इसमें हम लोग देखते हैं, जिसे हम लोग डब्ल्यूबीसी कहते हैं, यह डब्ल्यूबीसी, जिसे हम लोग व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या सेल्स कहते हैं, यह डब्ल्यूबीसी जो कि संख्या में 5000 से 10,000 के रूप में होती हैं हमारे ब्लड में, और यह इसका काम सुरक्षा और प्रतिरक्षा, यानी कि डिफेंस एंड इम्यूनिटी के रूप में यह कार्य करती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग देखिए कि डब्ल्यूबीसी के रूप में, यहाँ हम लोग देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी के रूप में हमें क्या क्या दिखती हैं। तो हम लोगों ने सीखा है डब्ल्यूबीसी में क्या क्या देखने को मिलता है। तो इसमें एक सेल्स जो कुछ इस तरह की दिखती है डब्ल्यूबीसी में, जिसके अंदर बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है, ऐसे ध्यान दीजिएगा, एक सेल्स जो कुछ ऐसे दिखेगी, ये डब्ल्यूबीसी के भीतर की बात हम लोग देख रहे हैं।
WBC के भीतर की बात देख रहे हैं, जो क्या कहलाती है, इस तरह की संरचना दिए हुए दिखती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बेसोफिल्स कह सकते हैं, बेसोफिल्स, ठीक है। इस बेसोफिल्स को हम लोग एसिडोफिल्स भी कहते हैं, एसिडोफिल्स भी कहेंगे, ठीक है। अब ये एसिडोफिल्स या बेसोफिल्स कुछ इस तरह की बाइलोब्ड न्यूक्लियस के रूप में दिखती हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जिसे हम लोग केंद्रक कहते हैं, जो कि 2 लोगों में पाया जाता है। फिर ये वाली जो लिक्विड्स की तरह की संरचना जो दिख रही है, इसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, जो कि बेसोफिल्स कहलाती है या एसिडोफिल्स के रूप में WBC के भीतर पाई जाती है। इसके बाद जो दूसरी संरचना होती है इस WBC में, होती है इओसिनोफिल्स। अब इओसिनोफिल्स, ये इओसिनोफिल्स के अंदर भी न्यूक्लियस होगा, यानी हमने यह सीख रखा है कि WBC के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। अब ये इओसिनोफिल्स के अंदर भी जो न्यूक्लियस की स्थिति होती है वो होती है बाइलोब्ड। इसके अंदर भी बाइलोब्ड संरचना होती है। ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, और ये है आपका बाइलोब्ड न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक इसे हम लोग कहेंगे। फिर एक तीसरी संरचना भी देखने को मिलती है इसी पहला हो गया बेसोफिल्स या एसिडोफिल्स भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये पहली बात हो गई, ये दूसरा एलिमेंट्स हो गया। माने इस WBC के भीतर एक और होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। अब इस न्यूट्रोफिल्स के अंदर भी हम लोग क्या देखते हैं, तो न्यूट्रोफिल्स के अंदर भी हम लोग इसी तरह की संरचना लिए हुए, यानी कि ऐसे भीतर क्या होगा, तो भीतर साइटोप्लाज्म, यानी कि सबके अंदर साइटोप्लाज्म हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस की स्थिति होती है वो पॉलीमॉर्फ के रूप में होती है, पॉलीमॉर्फ। तो इसलिए हम लोग इसको कई रूपों में दिखा सकते हैं न्यूक्लियस की स्थिति, जो 1 से लेकर के 2 से लेकर के 5 न्यूक्लियस हो सकती है। साइटो ये प्लाज्म है और ये 2 to 5 न्यूक्लियस हम लोग कह सकते हैं। ये टोटल क्या है, न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि इस WBC के अंदर न्यूक्लियस युक्त, यानी कि केंद्रक युक्त कोशिकाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें पहला एसिडोफिल्स हो सकता है, बेसोफिल्स हो सकता है, दूसरा हम लोग अभी इओसिनोफिल्स हमने देखा। और इसकी संख्या यदि हमारे बॉडी में बढ़ती है तो हमें इस्नोफिलिया नामक बीमारी हो जाती है, जो एक दमे की तरह की बीमारी होती है, ठीक है, जिसमें एलर्जी वगैरह भी देखने को मिलता है। उसके अतिरिक्त ये न्यूट्रोफिल्स जो होती है, इसमें न्यूक्लियस काफी कई लोब्ड में देखने को मिलती है, इसलिए इसको पॉलीमॉर्फ यानी कि PMN सेल्स भी इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कहते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसी WBC के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स करके 2 WBC और भी देखने को हमें मिलता है। कौन कौन, तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो मोनोसाइट्स में हम लोग ऐसी संरचना देखते हैं, क्या देखते हैं, मोनोसाइट्स, और एक संरचना देखने को मिलती है लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स 2 तरह की संरचना भी दिखेगी। तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स में भी वही न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर भी ऐसी संरचना जिसमें होगा लिक्विड्स के रूप में, तरल के रूप में क्या होगा, तो साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। और इसके अंदर भी न्यूक्लियस देखने को मिलेगी लोब्ड के रूप में, ठीक है। तो इसे हम लोग न्यूक्लियस कहेंगे, और इसके अंदर भी न्यूक्लियस देखने को मिलती है, और मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स के अंदर भी न्यूक्लियस देखने को मिलती है। लेकिन दोनों के न्यूक्लियस में, WBC में जितनी भी संरचना हम लोग देख रहे हैं, क्या है वो बेसोफिल्स की हो या एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स या एसिडोफिल्स एक ही का नाम है, या इओसिनोफिल्स हो या न्यूट्रोफिल्स हो, इन तीनों में जो हमने बाइलोब्ड करके न्यूक्लियस की स्थिति को देखा है, वो वाली संरचना मोनोसाइट्स में देखने को नहीं मिलती है। मोनोसाइट्स में कुछ इस तरह की संरचना देखने को मिलती है न्यूक्लियस की, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंट इसमें न्यूक्लियस की स्थिति होती है मोनोसाइट्स में, लिम्फोसाइट्स में और मोनोसाइट्स में। तो हम लोगों ने आज यह देखा कि संगठित पदार्थ में प्लाज्मा 55% भाग, फिर से इसको आप रिवीजन कर लो। संगठित पदार्थ में हमने एक सेंट्रीफ्यूज्ड ब्लड सैंपल लिया, किसी भी व्यक्ति का हमने एक सैंपल लिया जो पूरी तरह से डिवाइस के अंदर
लगा करके और उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी सेल्स हैं, वो आसानी से हम देख सकते हैं वाला वो सैंपल हमने ले रखा है। इसमें 55% हमने प्लाज्मा को पढ़ लिया और बाकी 45% में हमने देखा कि उसके अंदर कुछ सेल्स हैं, यानी कि जिसे हमने सेलुलर एलिमेंट्स कहा 45% के रूप में। इनमें कौन कौन सी सेल्स हैं? तो कोशिका में पहली कोशिका आरबीसी मैंने बताया। इसी आरबीसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसे एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं और यह आरबीसी की संख्या तकरीबन 5 से 6 मिलियन के आसपास होती है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 5 से 6 मिलियन में हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि तकरीबन 50 से 60 लाख की संख्या इसकी हो रही है आरबीसी की हमारे ब्लड में। अब ये करता क्या है? तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन करने का काम करता है। इसको हमने कुछ इस तरह से दिखाया है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर न्यूक्लियस की स्थिति नहीं होती है, इसके अंदर एक इसके लाल रंग के लिए जिम्मेवार एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन, और उस हीमोग्लोबिन में भी सिर्फ हीम होता है जो कि उसके लाल कलर के लिए जिम्मेवार है, जबकि ग्लोबिन जो इसकी दूसरे पार्ट्स में होती है वह एक प्रोटीन होती है, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कर रही है, जबकि दूसरे कोशिका में हमने देखा इसके भीतर एक डब्ल्यूबीसी होती है जिसे हम लोग कहते हैं श्वेत रुधिर कणिका या व्हाइट ब्लड सेल्स। इसकी संख्या तकरीबन कितनी होती है? 5000 से 10,000 के आसपास इस डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारे ब्लड में होती है। अब ये क्या करती हैं? तो डिफेंस का काम करती है और इम्यूनिटी का काम करती है, माने या सुरक्षा और प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है हमारे बॉडी के अंदर और हमें चीजों से, कीटाणुओं से, जीवाणुओं से बचाने का काम भी करती है, ठीक है। इसको हम लोग आगे अलग अलग करके भी पढ़ेंगे। यहाँ हमने एक इस चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है ताकि हम आसानी से समझ लें इन चीजों को किसमें क्या क्या होता है। फिर तीसरी चीज जानने से पहले मैंने डब्ल्यूबीसी में आपको बताया कि डब्ल्यूबीसी कई तरह की होती है हमारे ब्लड के भीतर। उनमें से ये हमने देखा बेसोफिल्स या एसिडोफिल्स होती हैं जिसमें बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है, भीतर साइटोप्लाज्म की स्थिति होती है ना। ये वाली जो संरचना है इसको हम लोग बाइलोब्ड न्यूक्लियस कहेंगे। बाकी इसके अंदर जो लिक्विड्स पदार्थ होते हैं उसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसी डब्ल्यूबीसी में ये बेसिडोफिल्स या एसिडोफिल्स होता है। फिर इओसिनोफिल्स होता है, ये 2 नंबर इओसिनोफिल्स होता है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म और इसके अंदर भी बाइलोब्ड न्यूक्लियस की स्थिति पाई जाती है। फिर तीसरा मैंने दिखा रखा है न्यूट्रोफिल्स। इस न्यूट्रोफिल्स में ये इस तरह की कुछ संरचना होती है जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की स्थिति कुछ इसमें 2 से 5 की संख्या में इसमें न्यूक्लियस होती है, इसलिए इसको पॉलीमॉर्फ न्यूक्लिएटेड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। तो ये हमने देखा कि ये व्हाइट ब्लड सेल्स में ये इस तरह की सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। अब हमने यह भी बताया कि जो इओसिनोफिल्स होता है, यदि इसकी संख्या किसी भी कारणवश हमारी बॉडी में बढ़ती है तो हमें एक बीमारी हो जाती है, एलर्जी वगैरह हो जाती है, जिसे हम लोग इओसिनोफिलिया रोग के नाम से भी जानते हैं। फिर इसी में हमने आपको बताया इसमें और भी 2 सेल्स देखने को मिलती हैं डब्ल्यूबीसी के अंदर। एक होती है मोनोसाइट्स और एक होती है लिम्फोसाइट। तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स में हम लोग क्या देख रहे हैं? तो लिम्फोसाइट्स के अंदर जो न्यूक्लियस की स्थिति होती है वो डब्ल्यूबीसी में पाए जाने वाले अन्य न्यूक्लियस की स्थिति से कुछ अलग होती है और यह लोब में नहीं होती है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं यह अपालित होती है, बिना लोब वाली होती है, जो हम इस तरह से इसको दिखाए हैं, ठीक है। तो ये दोनों इसका भी कार्य वही है, डिफेंस का काम है। तो इसको हम लोग जैसे जैसे इसके बारे में बात करेंगे वैसे वैसे इसको और भी जानेंगे कि ये करते क्या है। फिर तीसरे नंबर की एक सेल्स होती है जिसे हम लोग कहते हैं प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। इसको क्या बोलते हैं? तो ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। यह भी हमारे बॉडी के अंदर जो यह सेल्स है ब्लड प्लेटलेट्स, यह तकरीबन 2.5 से 4 लाख के आसपास इसकी संख्या हमारे ब्लड में यानी कि 45% भाग में होती है और इसका भी हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है जिसे हम लोग कहते हैं रुधिर का स्तंभ, यानी कि यह ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत जिम्मेवार है। मैंने इसको समझा भी रखा है कि यदि किसी भी कारणवश हमारे शरीर के किसी भी पार्ट से यानी किसी भी पोर्शन से ब्लड बाहर आता है तो वह तुरंत वहां पे क्लॉट कर जाता है, जो इसी के कारण हो सकता है। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसको हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। तो यह ब्लड प्लेटलेट्स हम लोग देख सकते हैं, इसकी संख्या देख लिया, इसका कार्य देख लिया। तो यह ब्लड प्लेटलेट्स कुछ इस तरह की संरचनाओं में देखने को मिलता है हमारे ब्लड में, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात, इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, अतः हम लोग कह सकते हैं कि यह नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। न्यूक्लिएटेड या नॉन न्यूक्लिएटेड संरचना होती है हमारे अंदर ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो अतः हम लोगों ने आज ब्लड के अंदर संगठित पदार्थ को आज देखा कि संगठित पदार्थ के रूप में क्या क्या पाया जा रहा है। इसके अगले भाग में हम लोग एक एक करके इस सेल्स का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आरबीसी का अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।